यूट्यूब चैनल मनीषास बायोकेम क्लासेस। आज से हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और वो चैप्टर है क्लास 9 सीबीएसई बोर्ड का केमिस्ट्री का चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर। मैटर के बारे में हम लोगों ने चैप्टर 1 केमिस्ट्री में पढ़ लिया है, बहुत कुछ जान लिया है। मैटर क्या है, किसे कहते हैं, इसके कितने टाइप्स होते हैं, यानी इसके कितने स्टेट्स होते हैं, किस किस फॉर्म में ये पाया जाता है, उनमें चेंजेस कैसा होता है, ये सारा कुछ हम लोगों ने चैप्टर 1 में पढ़ रखा है। बट क्या हम लोग अपने चारों ओर जितने भी मटेरियल्स देखते हैं, जितने भी मैटर्स देखते हैं, क्या वो सारे के सारे प्योर होते हैं? इसी प्रश्न का उत्तर हम लोग को मिलेगा चैप्टर 2 जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। और इस चैप्टर में एक्चुअली हम लोगों को पढ़ना है अबाउट chemical classification of material, chemical classification of substances। chemical classification it means कि किस तरह का उस मैटर का कॉम्पोजिशन है। इट मीन्स यदि मैं इस मार्कर की बात करती हूँ तो ये मार्कर किस तरह के मटेरियल से बना है, क्या ये प्योर है या यह इम्प्योर है। तो भाई सब्सटेंस की बात की जाती है कि क्योंकि इस चैप्टर में हम लोगों को ऑल अबाउट सब्सटेंस पढ़ना है। फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, इसके बारे में पढ़ा था। और इस चैप्टर में चूंकि किसी एक मटेरियल से मिलकर के कोई सब्सटेंस बनता है जो भी हमारे चारों तरफ दिखता है, वो कैसा है, वो किस चीज़ से बना है, व्हाट इज सब्सटेंस एग्जैक्टली। यदि कोई पूछे कि आखिर ये सब्सटेंस क्या है, सब्सटेंस का मतलब होता है कि वो सारे के सारे मटेरियल्स और उनका कॉम्पोजिशन, यानी कि कोई भी मटेरियल केमिकली किस तरह के कंपोनेंट्स को मिला के बनता है और उसे ही हम लोग सब्सटेंस कहते हैं। ठीक है, और ये जो मैंने टेबल बनाया है यह बताने के लिए बनाया है कि इस चैप्टर में हम लोगों को डिटेल स्टडी किस किस चीज़ के बारे में करनी है। तो 2 तरह के सब्सटेंस होते हैं मेनली, प्योर, भाई जब एक प्योर होगा तो दूसरा निश्चित रूप से इम्प्योर होगा, प्योर एंड इम्प्योर। इस तरह से हम लोग केमिकल क्लासिफिकेशन, मैं फिर बताती हूँ, केमिकल क्लासिफिकेशन का मतलब कि जो सब्सटेंस है उसका कॉम्पोजिशन क्या है, वो किस तरह के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को मिलाकर बना है। तो इसके आधार पर 2 तरह के मेन क्राइटेरिया होते हैं, एक प्योर, दूसरा तरह का फॉर्म होता है इम्प्योर। प्योर फॉर्म में 2 चीज आप लोगों को पढ़ना है, अबाउट एलिमेंट एंड द सेकेंड वन इज कंपाउंड। इन सब का डिटेल पूरे इस चैप्टर में आपको मिलेगा। इम्प्योर में सिर्फ एक ही फॉर्म पढ़ना होता है, मिक्सचर। अब ये मिक्सचर भी 2 फॉर्म में होते हैं, होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस। इन सारे का डेफिनेशन, इन सारे की का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको मैं दूंगी। होमोजीनस, हेट्रोजीनस। होमोजीनस में आपको पढ़ना है अबाउट सॉल्यूशन एंड हेट्रोजीनस में आपको पढ़ना है अबाउट कॉलवाइड, जो कि एक नया टॉपिक आप लोगों के लिए होगा, एंड सस्पेंशन, और ये भी आप लोगों के लिए नया टॉपिक होगा क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोगों ने कभी एलिमेंट, कंपाउंड, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स इनके बारे में सुन रखा है। सॉल्यूशन हम लोग जानते हैं, मिक्सचर हम लोग जानते हैं, बट कॉलवाइड और सस्पेंशन आपके लिए एक नया टॉपिक है। और यहाँ पर आकर आप लोगों को एक सॉल्यूशन का कुछ एक नया फॉर्म आप लोग सीखिएगा। ठीक है, तो इस पूरे चैप्टर में हम लोगों को इसी के बारे में पढ़ना है, साथ में मिक्सचर के कंपोनेंट्स को कैसे अलग किया जाता है, ठीक है, इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। और टॉपिक को शुरू करने के पहले सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज के बारे में। हालांकि इन दोनों चेंजेस के बारे में आप लोगों ने बचपन से भी पढ़ रखा है, बट इन सभी के डेफिनेशंस में कहीं ना कहीं फिजिकल चेंजेस या फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल मेथड्स, केमिकल मेथड्स, ये सारे कुछ आएंगे। तो इसलिए एक रिकॉल मैं करा दूं कि व्हाट आर फिजिकल एंड व्हाट आर केमिकल चेंजेस एंड व्हाट आर द फिजिकल मेथड्स एंड व्हाट आर द केमिकल मेथड्स। क्लियर, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। फिजिकल चेंज यानी वैसा चेंज जिसमें कोई नया सब्सटेंस, आपको ये डिफाइन करने नहीं आएगा 9th क्लास में, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म,
एक ऐसा चेंज जिसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। और इस डिफरेंस के अलावा आपको जो बेसिकली कॉन्सेप्ट क्लियर करना है वो इसके एग्जांपल्स के थ्रू आपका क्लियर हो जाएगा एंड मेथड्स के बारे में कॉन्सेंट्रेट करना है। तो इसमें क्या होगा, न्यू सब्सटेंस फॉर्म, इसमें नया सब्सटेंस कुछ ना कुछ बनता है। अब एक साधारण सा मैं एग्जांपल बताती हूँ फिलहाल, उसके पहले इट मे बी, ये रिवर्सिबल भी हो सकता है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल भी हो सकता है। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, इसके बारे में ये टर्म आप लोगों का अभी तक क्लियर होना चाहिए। कोई बात नहीं है तो फिर मैं क्लियर करती हूँ बाय गिविंग एन एग्जांपल। एग्जाम्पल ही से मैं इसे इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि आपके एग्जाम में, चूंकि आप 9th क्लास में जा चुके हो, तो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस डिफरेंशिएट, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस इस तरह से नहीं आएगा। ये 7th क्लास का टॉपिक है, ठीक है, बट इसका कॉन्सेप्ट जरूरी है, इसलिए मैं सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूँ। इट मे बी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, और ये हमेशा इरिवर्सिबल होता है। हालांकि जब सीनियर क्लासेस में जाओगे, +2 में पढ़ोगे, तो कुछ कुछ केमिकल रिएक्शन भी रिवर्सिबल हो जाता है फिलहाल, लेकिन 10th क्लास तक जो भी हमारा केमिकल चेंजेस है, जो भी हमारा केमिकल रिएक्शन है, वो सारा का सारा इरिवर्सिबल होगा। चलिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। मान लिया कि आइस को आपने कर दिया क्या, इसे हीट दिया, हीट दोगे तो ये मेल्ट होगा, मेल्ट होकर क्या होगा, ये बनेगा वाटर। इज दैट क्लियर? ठीक है ना। अब जब ये वाटर बनेगा और इस वाटर को हम लोगों ने क्या किया कि फ्रिज में डाल दिया, फ्रिज में डालने के बाद तो क्या होगा, फ्रिज में डालने से ये कूल हो जाएगा, ये ठंडा हो जाएगा, तो ये फिर से आइस में बन जाएगा। तो इस यहाँ पर जो हमारा चेंज है, इसमें कोई नया चीज नहीं बना। नया चीज इसलिए नहीं बना क्योंकि आइस का जो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स है वो क्या है, H2O, एंड वाटर का जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो भी है H2O, यानी दोनों का दोनों वाटर के ही मॉलिक्यूल्स हैं। ऐसा हुआ क्या कि आइस जब वाटर में कन्वर्ट हुआ तो उस समय वो कुछ आयरन बन गया या कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गया, समथिंग, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, ठीक है, वो वाटर का वाटर ही मॉलिक्यूल रहा, यानी यहाँ कोई भी नया चीज नहीं बना, सिर्फ उसके स्टेट में चेंजेस आ गया, ठीक है। और ये रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल इट मीन्स आइस से वाटर बना तो ठंडा करने के बाद वाटर से भी आइस बना। बट यदि मैं क्या करूँ, एक कैरेट ले लूँ, एक कैरेट लिया मैंने और इसे पीसेस में कट कर दिया, क्योंकि भाई मुझे आज सलाद खाने का मन था तो मैंने इसे पीसेस में कट कर दिया, तो कैरेट का बना सलाद। अब बताइए, ये जो सलाद बना, क्या उसमें नया सब्सटेंस बना न्यू प्रॉपर्टी के साथ? नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि जो कैरेट के पीसेस थे सलाद में, ठीक है, उन पीसेस की क्वालिटी केमिकली किससे मिल रही थी, कैरेट से मिल रही थी। यानी कि अगर एक समूचा कैरेट ले लें, इसका जो भी प्रॉपर्टी होगा, खाने में वो जैसा लगे एंड सो ऑन, उसकी प्रॉपर्टी कैरेट के पीस से ही लगेगी। यदि मैं गेहूं ले लूं, गेहूं का आटा बना दूं, ठीक है, क्या उसमें कुछ नया बना? देखने से तो लगता है कि नया बना, क्योंकि गेहूं कुछ और, आटा उसका कुछ और, ठीक है, तो क्या वो कुछ नया बना? नहीं। जो गेहूं के आटे की प्रॉपर्टी होगी वो गेहूं की ही प्रॉपर्टी होगी, यानी उसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। एंड दिस इज फिजिकल चेंज, क्योंकि इसमें कुछ भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है, हाँ, सिर्फ उसके शेप में एंड साइज में चेंजेस आ गया। यहाँ कैरेट से जो हम लोगों ने सलाद बनाया, ठीक है, उसमें उसके शेप में, उसके साइज में चेंजेस आया, बट केमिकली वो कैरेट ही है। और ये यहाँ पर जो फिजिकल चेंज है ये इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल मैंने यहाँ इसलिए कहा क्योंकि क्या किसी भी तरीके से क्या सलाद से कैरेट बन सकता है? नहीं बन सकता है। सलाद से कैरेट नहीं बनाया जा सकता। आपने खीरा लिया, उसके पीसेस काट लिए, क्या उन पीसेस से खीरा बन सकता है? नहीं बन सकता है, यानी यहाँ ये इरिवर्सिबल है।
तो इस तरह से फिजिकल चेंजेस रिवर्सिबल भी हो सकता है, इरिवर्सिबल भी हो सकता है। आपको सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट 9th क्लास में क्लियर करना है, ठीक है ना। केमिकल चेंजेस, न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, चलिए जस्ट इसका उल्टा, ये हमेशा इरिवर्सिबल होता है। अब इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। सबसे बड़ा एग्जांपल तो हमारा किचन होता है केमिस्ट्री के लिए। मम्मी ने क्या लिया, आलू लिया, आलू को कट किया, उसके लिए आपके लिए सब्जी बना दी। सब्जी यानी अब जो आलू की क्वालिटी आप जो खा रहे हो आलू, क्या वो कच्चे आलू से उसकी क्वालिटी मिलती थी? नहीं मिलती है, ठीक है। चलिए हम लोगों ने कच्चा चावल लिया और उसे बॉइल्ड राइस यानी जिसे हम लोग साधारण भाषा में भात कहते हैं, ठीक है, उसे बॉइल्ड राइस हमने बना लिया। कच्चे चावल और पके हुए चावल, क्या दोनों की क्वालिटी, दोनों का अगर केमिकल एनालिसिस भी किया जाए तो दोनों चेंज होता है। चलिए और हम लोग एक साधारण सा एग्जांपल लेते हैं। दूध लिया, दूध से बना दिया दही, क्या दूध और दही की क्वालिटी में अंतर है? दोनों की प्रॉपर्टी में अंतर है? बिल्कुल अंतर है। केमिकली भी दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो इस तरह का चेंज जहां एक नया सब्सटेंस बनता है उसे कहते हैं हम लोग केमिकल चेंज, और ये हमेशा इरिवर्सिबल होता है। इरिवर्सिबल इट मींस क्या कभी भी दही से दूध बना सकते हो, पके हुए आलू से कच्चा आलू बना सकते हो, पके हुए चावल यानी भात से क्या आप कच्चे चावल बना सकते हो? कभी नहीं बना सकते हो। इट मींस कि ये हमेशा इरिवर्सिबल ही होता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो केमिस्ट्री की बात ये तो हुई किचन की बात, बट किचन में आपको केमिस्ट्री का बहुत कुछ मिल जाता है। सबसे अच्छा हाइड्रोजन जो कि गैस होता है, ऑक्सीजन ये भी गैस होता है, लेकिन जब दोनों आपस में रिएक्शन करता है तो बनाता है वाटर, और ये होता है लिक्विड। वाटर जो हम लोग पानी पीते हैं वो तो लिक्विड होता है। यहाँ देखिए कितनी सारी प्रॉपर्टी यहाँ चेंज हो गई। गैस से बन गया लिक्विड, हाइड्रोजन जलता है, ऑक्सीजन जलने में मदद करता है, बट पानी आग बुझाता है। तो इस तरह से एक नया प्रॉपर्टी वाला चीज बना, एंड दिस इज केमिकल चेंज। आई थिंक आप लोगों का केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस, इसका सिर्फ कॉन्सेप्ट मुझे देना था, तो आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना। इसी के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि आखिर जो फिजिकल मेथड्स एंड केमिकल मेथड्स क्या होते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जांपल, बहुत सारे डिफरेंसेस आपने इसके बीच में पढ़ रखे होंगे पहले से, कि इसमें हीट चेंज नहीं होता है, इसमें हीट चेंज होता है, ठीक है। तो बहुत सारा चीज़ है, बट आपको इस चैप्टर के आधार पर इतना ही कॉन्सेप्ट चाहिए ना। अब फिजिकल चेंजेस जो होगा वो होगा बाय फिजिकल मेथड, और इसमें जो चेंजेस होगा वो होगा बाय फिजिकल मेथड होगा, एंड इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस आएंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज इट मीन्स उसका स्टेट कैसा है, स्टेट इट मीन्स कि वो सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है, उसका शेप कैसा है, उसका साइज कैसा है, ठीक है, उसका वॉल्यूम कितना है, वो डिफ्यूज कैसे कर रहा है, ये सारा फिजिकल उसकी प्रॉपर्टीज हो जाती है। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है कि केमिकली वो जिस सब्सटेंस से बना है उस सब्सटेंस की प्रॉपर्टी क्या है, वो केमिकली उसकी प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है। ये सारे उसका केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत आता है। अब होता है कि भाई फिजिकल मेथड, कि किस किस मेथड के द्वारा हम लोग चेंजेस ला सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि हम एलिमेंट में चेंज लाना चाहें, हो सकता है कंपाउंड में चेंज लाना चाहें, हो सकता है मिक्सचर में चेंज लाना चाहें। तो क्या फिजिकल मेथड के द्वारा हम इन सब में चेंज ला सकते हैं? इस प्रश्न का उत्तर तो जब मैं आपको एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर पढ़ाऊंगी तब मिलेगा, बट पहले ये तो समझे कि ये फिजिकल मेथड है क्या, कुछ तो एग्जाम्पल हमारे दिमाग में रहना चाहिए। तो फिजिकल मेथड्स इट मीन्स, जैसे मान लिया किसी भी चीज को लेके बॉयल कर दिया, बॉइलिंग यानी टेम्परेचर में चेंजेस, मेल्टिंग, बीटिंग, बीटिंग इट मीन्स हम लोग क्या करेंगे, किसी भी चीज को लेके पीटना शुरू करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से उसे बॉयल कर दें, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज में चेंजेस लाएंगे। ये सारा चीज हम लोग कैसे करेंगे, बाय चेंज इन
टेम्परेचर, अब या तो टेम्परेचर में चेंज ले आए, ठीक है, कोई चीज को गर्म कर दें, किसी चीज को ठंडा कर दें, ठीक है, या उसके प्रेशर में चेंज ले आए। मान लिया कि ये है कुछ, इसे प्रेशर यानी इसे दबाएं, इसे बीट करें, कुछ भी करें, ठीक है, टेम्परेचर में चेंज ले आए या प्रेशर में चेंज ले आए, एसेट्रा एसेट्रा। बेसिकली ये दो चीज होता है और इन दोनों में चेंजेस ला करके ही फिजिकल चेंज करवाया जा सकता है। या इन सारे मेथड्स को बॉइलिंग, मेल्टिंग, बीटिंग, ठीक है, फिल्ट्रेशन, मान लीजिए कि चलिए यहाँ पे हम लोग एक और फिल्ट्रेशन, किसी भी चीज को फिल्टर कर रहे हैं, इन सारी चीजों को हम लोग फिजिकल मेथड कहते हैं। तो यहाँ मैं सिर्फ आपको फिजिकल, बेसिकली आपको फिजिकल मेथड्स के बारे में समझाना चाह रही हूँ कि क्या है ये, सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट, इसका व्हाट इज बॉइलिंग, व्हाट इज मेल्टिंग, ये आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ लिया है। सिर्फ एक कॉन्सेप्ट क्या है भाई, टेम्परेचर में यदि हम लोग चेंजेस लाएंगे तो क्या ये सब्सटेंस चेंज हो सकता है, प्रेशर में चेंजेस लाएंगे तो क्या ये सब्सटेंसेस की क्वालिटी चेंज हो सकती है, ये चीज कॉन्सेप्ट आपका क्लियर। नाउ केमिकल, अब केमिकल मेथड्स क्या है, केमिकल मेथड्स इट मीन्स ओनली केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन यानी कि चेंजेस रिलेटेड विथ, चेंजेस रिलेटेड विथ एटम्स। मैं एकदम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को समझाना चाह रही हूँ कि आखिर केमिकल मेथड्स क्या होगा। तो केमिकल मेथड्स यानी कि तो भाई एटम के साथ छेड़छाड़ वाली बात हो जाएगी कि एटम के साथ हम लोगों ने कुछ ऐसा किया कि हाइड्रोजन का एटम बन गया ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का एटम बन जाए क्लोरीन एंड समथिंग, यानी एटम्स में चेंजेस आ जाए, कुछ वैसा मेथड, यानी एटम को तोड़ दिया और एटम को जोड़ दिया, जो कि बहुत ही मुश्किल काम है। क्लियर। तो आप लोगों का ये फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस क्लियर हो गया एंड फिजिकल एंड केमिकल मेथड्स भी अब आप लोगों का क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट वाइज। अब हम लोग आते हैं अपने मेन टॉपिक पे और दो तरह के सब्सटेंसेस हैं जैसा मैंने भी बताया, प्योर एंड इम्प्योर। तो हम लोग बात करेंगे प्योर सब्सटेंस की। प्योर सब्सटेंस आखिर किसे कहते हैं? प्योर नाम से ही पता है कि ये किसी एक तरह के सब्सटेंस को मिला के बना होगा। यदि मैं कहूँ प्योर वाटर यानी डिस्टिल्ड वाटर, इट मीन्स कि एक ग्लास डिस्टिल्ड वाटर में क्या है भाई, तो सिर्फ H2O ही है, यानी H2O के मॉलिक्यूल से ही वो बना हुआ है, उसमें कोई और सोडियम एंड और कोई सॉल्ट्स ये सारे नहीं है। तो प्योर सब्सटेंस यानी वैसा मैटर, क्लियर, जो कि किसी वन टाइप के सब्सटेंस को मिलाकर बना हो, वन टाइप के एटम से बना हो या वन टाइप के कंपाउंड से बना हुआ हो। क्लियर, जैसे वन ग्लास डिस्टिल्ड वाटर। क्लियर। तो प्योर सब्सटेंस इट मीन्स मैटर विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ सब्सटेंस। अब यहाँ सब्सटेंस एटम भी हो सकता है, यहाँ सब्सटेंस मॉलिक्यूल भी हो सकता है, ठीक है, एंड विच कैन नॉट बी चेंज इनटू अदर टाइप ऑफ सब्सटेंसेस बाय एनी फिजिकल मेथड, जिसे हम लोग किसी दूसरे सब्सटेंस में फिजिकल मेथड के द्वारा चेंज नहीं कर सकते हैं। क्लियर। यानी कि यदि एक ग्लास डिस्टिल्ड वाटर है, उसके साथ कोई भी फिजिकल मेथड मैं अप्लाई कर दूं, आ गया ना फिजिकल मेथड आपका टर्म, बॉइलिंग, उसे बॉयल कर दूं तो क्या होगा, वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, वहाँ उसका स्टेट चेंज होगा, बट केमिकली वो H2O ही रहेगा। क्लियर। तो किसी भी फिजिकल मेथड के द्वारा इसे चेंज या किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट या उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है, वैसे सब्सटेंस को हम लोग कहते हैं प्योर सब्सटेंस। अब हम लोग प्योर सब्सटेंस का डिटेल पढ़ेंगे। उसका 3 कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी आप लोगों को पढ़ना है। फर्स्ट वन इज इट कंसिस्ट ऑफ सेम एटम्स और मॉलिक्यूल्स। अब भाई किसी एक प्योर सब्सटेंस की बात करूं तो या तो वो एक तरह के एटम से मिलकर बना होगा या तो वो एक तरह के कंपाउंड या मॉलिक्यूल से मिलकर बना होगा। कभी दो या दो से ज़्यादा तरह के जो एलिमेंट हैं या एटम हैं या दो या दो से ज़्यादा तरह के कंपाउंड आपस में यदि मिल जाते हैं और यूँ साथ साथ रहते हैं, कोई कंपाउंड ना बना दे मॉलिक्यूल,
ठीक है, तो वो सारे मॉलिक्यूल जो होते हैं वो प्योर सब्सटेंस होते हैं। जैसे जैसे यदि मैं लिखी हूँ कि भाई हाइड्रोजन है, एक ग्लास में हाइड्रोजन का एटम है, इट मीन्स वो हाइड्रोजन के एटम से बना है। यदि इस रूम में सिर्फ हाइड्रोजन ही गैस मौजूद है, इट मीन्स सिर्फ हाइड्रोजन ही गैस है, वो वहाँ प्योर सब्सटेंस है। बट एयर की मैं बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि एयर में तो बहुत तरह के गैस हैं। यदि मैं कहूँ कि भाई एक ग्लास डिस्टिल्ड वाटर इट मीन्स 100% प्योर वाटर, यानी वो सिर्फ क्या रहेगा, H2O। यहाँ किसी और मॉलिक्यूल की बात नहीं की जा रही है, ठीक है। तो ये सेम तरह के एटम से या सेम तरह के मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है। नाउ सेकंड पॉइंट इज इट इज ऑलवेज होमोजीनस। अब भाई होमोजीनस का मतलब क्या है? तो होमोजीनस, हालांकि मैं अभी जो एग्जांपल आपको बताने जा रही हूँ होमोजीनस का, ठीक है, वो है तो होमोजीनस बट वो प्योर सब्सटेंस नहीं है। और मैं बात करने जा रही हूँ किसका? गर्मी का दिन है, आप लोग हमेशा शरबत पीते होंगे, मैं बात करने जा रही हूँ शरबत की, यानी इट इज अ सॉल्यूशन, शरबत। अब शरबत कैसे बनता है चलिए मैं बता देती हूँ। आज आप घर पर बनाइए और अपनी मम्मी को पिलाइए, पापा को भी पिला सकते हैं। मैंने ऐसा कोई पापा से दुश्मनी नहीं है मेरी, क्योंकि मम्मी हमेशा घर में होती है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। एक गिलास पानी लीजिए, उसमें आप अपने जितना आपको मीठा खाना है उतना चीनी डालिए और उसे अच्छे से स्टार कीजिए, इट मीन्स उसे चलाइए। वो बन गया, उसमें आप नींबू का रस, लेमन जूस यानी उसमें डाल सकते हैं, उसे अच्छे से मिला लीजिए। आपका क्या हुआ, एक ग्लास शरबत तैयार हो गया। अब ये जो शरबत है इट इज अ सॉल्यूशन, बट एंड इस चैप्टर में, क्योंकि जो बच्चा अभी मेरा फर्स्ट वीडियो देख रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई ऐसा बोल दे कि भाई सॉल्यूशन का आपने एग्जांपल लिया, क्या सॉल्यूशन प्योर सब्सटेंस है? नहीं, सॉल्यूशन प्योर सब्सटेंस नहीं है, बट वो होमोजीनस जरूर है। इसलिए मैंने यहाँ सॉल्यूशन का एग्जांपल लिया ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब आपने एक ग्लास शरबत तो बना लिया, थ्रू आउट द ग्लास, आपका पूरा जितना भी ग्लास है उस पूरे में पानी, चीनी और नींबू का जो रेशियो है वो बराबर है। अब ये कैसे पता चलेगा मैम कि बराबर है या नहीं? चलिए मैं बता देती हूँ। क्या करो ना कि ऊपर से एक चम्मच लेके आप टेस्ट कर लो कितना मीठा, यानी उसका टेस्ट कैसा है। फिर उसके बाद थोड़ा सा और पानी गिरा दो, यानी वो जो शरबत है आपका उसे किसी दूसरे ग्लास में डाल दो। फिर नीचे में आपका थोड़ा सा बचेगा ना, उसका एक चम्मच लेके आप टेस्ट करो। क्लियर? क्या दोनों का टेस्ट सेम है? ये आप करके देखिएगा। क्या दोनों का टेस्ट सेम है? बिल्कुल सेम होगा, क्योंकि आपने उसे अच्छे से मिक्सअप कर दिया है, अच्छे से उसे मिला दिया है। और जो शुगर होता है वो अच्छे से सॉल्युबल होता है किसमें? पानी में। जो लेमन जूस होता है वो अच्छे से सॉल्युबल होता है किसमें? पानी में। यानी कहने का मतलब, अब यहाँ केमिस्ट्री में मैं बात करूंगी, थ्रू आउट इस शरबत का जो कॉम्पोजिशन है, अब आप कॉम्पोजिशन समझ रहे हैं? शरबत का जो कॉम्पोजिशन है, कॉम्पोजिशन यानी कि कौन सा चीज कितने रेशियो में है, तो थ्रू आउट द ग्लास इसका जो कॉम्पोजिशन है, यानी अगर इस पार्ट में कितना वाटर है, कितना शुगर है, कितना लेमन जूस है, ठीक है, तो नीचे वाले पार्ट में भी तो उतना ही उसकी मात्रा होगी ना, उनका रेशियो सेम होगा। यानी थ्रू आउट इसका जो कॉम्पोजिशन है वो सेम है। और जिस भी सब्सटेंस का थ्रू आउट कॉम्पोजिशन सेम होता है उसे कहते हैं होमोजीनस, और जिसका सेम ना हो हेट्रोजीनस। जैसे आप क्या करो ना, एक बालू ले लो और थोड़ा सा नमक ले लो, बालू और नमक को लेके यूं ऐसे मिक्स कर दो, कहीं ज़्यादा बालू नजर आएगा, कहीं कम बालू नजर आएगा, कहीं ज़्यादा नमक नजर आएगा, कहीं कम नमक नजर आएगा, बट हम लोग उसे कहेंगे मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट। क्लियर? वो हो गया हेट्रोजेनस। खैर इसके बारे में मैं डिटेल में और भी आगे बताने वाली हूँ, फिलहाल अभी आप होमोजीनस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, ठीक है? तो अब समझ गए व्हाट इज होमोजीनस। यदि मैं डायरेक्ट इसका डेफिनेशन बता देती तो शायद आपके लिए समझना मुश्किल हो जाता, ठीक है? अब आप शरबत के कॉन्सेप्ट को लेकर समझिए होमोजीनस, यानी हमारा ये जो प्योर सब्सटेंस होता है इसका कॉम्पोजिशन थ्रू आउट सेम होता है। यानी यदि हमने
क्या किया कि एक गोल्ड का इस तरह का सिर्फ प्योर गोल्ड का एक ब्लॉक ले लिया, तो उसमें भाई गोल्ड इवेनली, जो गोल्ड का एटम है ना वो इवेनली इस ब्लॉक में मौजूद है, अच्छे से एक जैसा एक समान, ठीक है। होमोजीनस का मतलब होता है एक समान एक जैसा अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटेड हो, कोई दिक्कत इसमें ना हो। तो ये क्या होता है भाई, होमोजीनस होता है। हमारा जो प्योर सब्सटेंस है ना वो होमोजीनस होता है। और तीसरा है कि इसका फिक्स होता है, क्या, इसका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स है। अब जैसे गोल्ड की बात मैंने किया तो भाई गोल्ड का मेल्टिंग पॉइंट फिक्स है, ऐसा थोड़ी ना है कि गोल्ड का मेल्टिंग पॉइंट इतना बड़ा गोल्ड लेंगे तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कुछ और, इतना बड़ा गोल्ड लेंगे तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कुछ और। क्लियर, उसका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स है, उसका बॉइलिंग पॉइंट फिक्स है, ठीक है, उसकी डेंसिटी फिक्स है, यानी इसकी जो भी डेंसिटी होगी वो सारा कुछ इसका फिक्स है। यानी कि इस तरह की जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है प्योर सब्सटेंस की वो हमेशा फिक्स होती है। तो फिलहाल आप लोगों ने प्योर सब्सटेंस तो समझ लिया। अब ये प्योर सब्सटेंस 2 टाइप्स के होते हैं और आज के इस वीडियो में मैं 1 टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी विच इज एलिमेंट। चलिए हम लोग एलिमेंट की बात करते हैं। एलिमेंट जो होता है वो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्योर सब्सटेंस, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एनी सब्सटेंस, सिंपलेस्ट फॉर्म। यदि कोई 1 वर्ड क्वेश्चन पूछे कि सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है भाई किसी भी मटेरियल का, वो होता है एलिमेंट। क्लियर, और इसलिए इसे सिंपलेस्ट फॉर्म कहते हैं क्योंकि बाय एनी फिजिकल, बाय एनी केमिकल, कोई सा भी मेथड हम लोग अप्लाई कर लें, फिजिकल मेथड अप्लाई कर लें, केमिकल मेथड अप्लाई कर लें, एलिमेंट कभी भी अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं टूटेगा। अच्छा, नहीं टूटेगा। चलिए, और कैसे कैसे नहीं टूटेगा वो भी मैं बता दूं। मैं इसे अभी रेस कर दे रही हूँ ना, वो नहीं टूटेगा। यानी हम लोग जितना भी एलिमेंट्स अभी तक याद किए थे, आप लोगों ने जितना भी एलिमेंट्स याद किया है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, 20 तक आप लोगों ने याद कर लिया है। बहुत कुछ आयरन वगैरह जो है वो मैंने आप लोगों को दे दिया है, आप लोगों ने याद कर लिया है। मॉलिक्यूलर फार्मूला भी बहुत अच्छे से लिखते हैं, ठीक है ना। तो जितना भी एलिमेंट्स मैंने आपको याद करवाया है, अब आ गया ये एलिमेंट्स, यानी जितना भी एटम। यदि मैं यहाँ लिखूं हाइड्रोजन, चलिए वेरी सिंपल, हाइड्रोजन, और चलिए दूसरा मैं लिख रही हूँ सोडियम, ठीक है। तो यहाँ हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है। और यदि सिर्फ एक सिंबल H लिखा गया, इसलिए मैंने 3rd और 4th चैप्टर पहले आप लोगों को पढ़ाया था, ठीक है। यदि सिर्फ एक H लिखा हुआ है, इट मीन्स 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन। यदि मैंने सोडियम का सिंबल लिखा, व्हाट इज द सिंबल ऑफ सोडियम, Na। यदि सिर्फ Na लिखा हुआ है, इट मीन्स इट डिनोट्स 1 एटम ऑफ सोडियम। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि ये चेंज होगा कि नहीं। भाई क्या हुआ कि सोडियम का हम लोगों ने एक टुकड़ा लिया और उसे पीटना शुरू किया, यानी उस पर प्रेशर अप्लाई किया। इट इज़ अ फिजिकल मेथड। क्या होगा, क्या वो सोडियम पोटेशियम में बदल जाएगा? कभी नहीं बदलेगा, ठीक है, वो कभी भी नहीं बदलेगा। तो भाई फिजिकल मेथड हम कुछ भी अप्लाई कर दें, वो उसमें कुछ नहीं होने जाने का है, भले वो मेल्ट कर जाए या जो हो जाए, जब तक वो रिएक्शन ना करेगा उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आने वाला है, ठीक है। चलिए अब हम लोग केमिकल एनालिसिस करते हैं। भाई केमिकल रिएक्शन के द्वारा मैंने क्या कहा था, केमिकल मेथड, इट मीन्स कि एटम के साथ छेड़छाड़। तो क्या इसके एटम को नहीं तोड़ सकते? क्या इसके एटम को तोड़कर सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं बदल सकते? नहीं बदल सकते। तो फिर अब आपका प्रश्न ये होगा कि मैम किसी भी एटम को तोड़ने के बाद वो अपने इलेक्ट्रॉन, अपने प्रोटॉन और अपने न्यूट्रॉन में तो जरूर टूटता है, टूट जाता है ना। तो फिर आप कैसे कह रही हैं यहाँ, ऐसे बच्चे प्रश्न पूछते हैं मुझसे कि इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू अदर सिंपलर फॉर्म बाय फिजिकल और केमिकल। चलिए फिजिकल तो समझ में आ गया, बट एटम को तो तोड़ा जा सकता है, एटम को बच्चे तोड़ा जा सकता है। चलो मैंने हाइड्रोजन के एटम को तोड़ा, सोडियम का भी एटम को तोड़ती हूँ। चलो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है, 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन, इसका 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से आपका निकल गया। नंबर का यहाँ पे नंबर की कोई बात नहीं है, निकल गया। अब यदि इसे तोड़ के और इसे तोड़ के मैं कह दूँ कि
भाई सारे इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को, न्यूट्रॉन को यू मैं मिक्स कर दूं और बोलूं बच्चा जरा पहचान के दिखाओ ये किसका इलेक्ट्रॉन है भाई, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है या सोडियम का इलेक्ट्रॉन है, क्या आप आइडेंटिफाई कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन तो प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रॉन होता है। जस्ट लाइक आप लोग यहाँ पे बहुत सारे धर्म की बात की जाती है हमारे समाज में, ठीक है। एक हिंदू का खून थोड़ा सा ले लिया जाए, खून की क्वालिटी एक होगी बी पॉजिटिव, चलिए बी पॉजिटिव ले लिया जाए हिंदू के बॉडी से, बी पॉजिटिव ले लिया जाए मुसलमान की बॉडी से, बी पॉजिटिव ले लिया जाए क्रिश्चियन की बॉडी से, बी पॉजिटिव ब्लड ले लिया जाए पंजाबी सिख की बॉडी से, ठीक है। और फिर उसे क्या किया जाए, अलग अलग टेस्ट ट्यूब में रख दिया जाए और बोला जाए कि बताइए ये किसका खून है, क्या आप बता सकेंगे? इट मीन्स जब हम इस फॉर्म में हैं, जब हम लोग इस फॉर्म में होते हैं तो पता चलता है कि भाई ये अच्छा, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है। बट इंटरनली वी ऑल आर सेम, हमारा सेल सेम है, हमारा ब्लड सेम है, हमारा टिश्यू सेम है। उसी तरह से जब ये हाइड्रोजन यानी कि फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है तब वो एलिमेंट है। लेकिन केमिकल मेथड मीन्स कि एटम को तोड़ देना, तो यहाँ केमिकल मेथड के द्वारा एलिमेंट को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। किसी एटम को तोड़ के हाइड्रोजन को पोटेशियम और पोटेशियम को सिल्वर नहीं बना सकते हैं, ठीक है। इसी वजह से कहा गया है कि एलिमेंट जो होता है वो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस होता है which cannot be broken down into simpler form by physical and chemical method. Is that clear? आप लोगों को समझ में आया ना? ठीक है। अब मैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करने के लिए वीडियोस नहीं बना रही हूँ बच्चे, मैंने सिर्फ एक समझाने की कोशिश की थी, ठीक है। तो अदरवाइज आप लोग इसे कोई भी नहीं लीजिएगा, मैं सभी धर्म को रिस्पेक्ट देती हूँ और देती रहूंगी, ठीक है। चलिए अब हम लोग एलिमेंट, चूंकि मैंने क्या कहा कि इस वीडियो में हम लोग एलिमेंट की बात करेंगे, तो एलिमेंट जब आप लोगों का क्लियर हो गया कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एनी सब्सटेंस, और जो एलिमेंट होता है वो किस चीज से बना रहता है? एलिमेंट जो होता है वो वन टाइप ऑफ एटम से बना रहता है, यानी इसका प्रॉपर्टी यदि कहा जाए तो ये वन टाइप ऑफ एटम से मिलकर के बनता है एलिमेंट, या एटम को ही तो हम लोग एलिमेंट भी कहते हैं। हाइड्रोजन वन एटम, हीलियम वन एटम, लिथियम वन एटम, यानी वन एटम, ठीक है। यहाँ एटम की बात की जा रही है। दूसरा भाई कितने एलिमेंट है हमारे धरती पर? तो 118 एलिमेंट है, 118 एलिमेंट हमारे इस अर्थ पर मौजूद है। हो सकता है कि फाइंड आउट और किए जा रहे हैं, हो सकता है और भी कुछ मिल जाए। क्लियर? चलिए अब एलिमेंट जो है वो 3 टाइप्स का इस नेचर में मौजूद है, और वो क्या है? वो बहुत ही आसान है, आप लोगों ने जस्ट 8th क्लास में अभी पढ़ा था, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटालॉइड्स। हालांकि ये आप लोगों को सिर्फ इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जानना है, 8th क्लास में आप लोगों ने इसके बारे में बहुत कुछ जान लिया था। तो एलिमेंट 3 टाइप्स के आप लोगों को पढ़ने हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स। तो उसका कुछ बेसिक मैं ये इट इज ऑल्सो, हम लोग इसे रिवीजन क्लास भी कह सकते हैं, क्योंकि 8th क्लास में आपने इसके बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ा था। तो इसका कोई केमिकल प्रॉपर्टीज वगैरह आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ एक हल्का सा कॉन्सेप्ट दिया गया है 9th क्लास में कि मेटल क्या है और नॉन मेटल क्या है, फिर आपको 10th में भी इसका डिटेल पढ़ना है। वैसा एलिमेंट या वैसा एटम जो आसानी से पॉजिटिव आयन बना दे, यानी केटायन, पॉजिटिव आयन इट मीन्स जो आसानी से केटायन बना दे और ये आसानी से निगेटिव आयन बना दे। अब ये सोचिए कि पॉजिटिव आयन कैसे बनता है? बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। निगेटिव आयन कैसे बनता है? बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। ये मैंने अच्छे से एक्सप्लेन आप लोगों को कर दिया है, ठीक है। और कुछ मेटल की प्रॉपर्टी, भाई मेटल आपके चारों तरफ है, उसे देखिए, पहचानिए और प्रॉपर्टीज लिखिए, फाइंड आउट कीजिए। मैं प्रॉपर्टीज आपको रिकॉल करा दूं, 8th क्लास वाला ही है ये, ठीक है। दूसरा ये लस्टरस होता है, लस्टरस
यहाँ यदि ये होगा तो मैं टिक लगाऊंगी, नहीं होगा तो मैं इसे कट कर दूंगी। यानी नॉन मेटल जो होते हैं वो लस्टरस नहीं होते हैं। लस्टरस इट मीन्स उसमें चमक होती है। आप कोई सा भी मेटल देख लो, उसमें कुछ ना कुछ चमक होगी। ये गोल्ड चेन, इसमें चमक है। आप आयरन का कोई ऑब्जेक्ट देख लो, उसमें चमक होगी। तो जिसमें भी चमक होगी यानी वो लस्टरस है। नॉन मेटल जैसे वुड यानी लकड़ी, कोयला, कोल, क्या इन सब में चमक होती है? नहीं होती है। ठीक है। ये सोनोरस होता है। सोनोरस, सोनोरस मतलब साउंड प्रोड्यूसिंग। जब इस पे हम लोग बीट करते हैं तो इसमें एक टन, एक अजीब सी आवाज आती है मेटल्स में, बट नॉन मेटल्स में वो आवाज नहीं आती। हालांकि ये नॉन मेटल है, आवाज तो इससे भी आ रही है, बट उसमें एक टंकार की आवाज आती है, एक साउंड इको का प्रोडक्शन होता है उसमें। ठीक है। और क्या होता है? ये मैलिएबल होता है। मैलिएबल, मैलिएबल इट मीन्स यदि मेटल ले लिया जाए और उसे बीट किया जाए यानी उसे पीटा जाए तो वो टूटेगा नहीं, वो पतला होते जाएगा, पतला होते जाएगा और काफी थीन शीट, बहुत ही पतले शीट में कागज की तरह वो कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं मैलिएबिलिटी। ठीक है। बट यदि कोयले के ऊपर आप हथौड़ा चलाओ तो वो पतला नहीं होगा, वो ब्रिटल होता है। ये मैलिएबल तो नहीं होता है, ये ब्रिटल होता है, यानी ये आसानी से टूट जाता है। चलिए, इट इज डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब जब हम लोग मेटल को लेकर और काफी प्रेशर से उसे हम लोग खींचते हैं तो वो थीन वायर में कन्वर्ट हो जाता है। बट नॉन मेटल में ये प्रॉपर्टी नहीं होती है। क्लियर। साथ में ये क्या होता है? हार्ड होता है। हार्ड होता है एट रूम टेम्परेचर। जितना भी हम लोग मेटल देखते हैं भाई वो सॉलिड के फॉर्म में जनरली पाया जाता है। ठीक है, वो हार्ड होता है, बट ये थोड़ा सा सॉफ्ट होता है विथ रिस्पेक्ट टू हमारा मेटल्स। ना इसकी डेंसिटी हाई होती है। डेंसिटी इसकी हाई होती है। व्हाट इज डेंसिटी? मास बाय वॉल्यूम। और इसकी जो डेंसिटी है वो लो होती है। मैं इसे स्पीड में इसलिए कर रही हूँ कि सारा टॉपिक मेरा पढ़ाया हुआ है, आप लोगों ने अच्छे से पढ़ रखा है और इस चैप्टर के लिए ये उतना इम्पोर्टेंट टॉपिक भी नहीं होता है। ठीक है। डेंसिटी इसकी हाई होती है बट इसकी लो होती है। तो इस तरह से कुछ डिफरेंसेस हैं मेटल और नॉन मेटल के बीच। भाई मेटालॉइड्स का क्या, वो से क्यों अकेला छोड़ दिया? तो ये ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि have properties of both, have properties of both किसके किसके? metals and non metals, इन दोनों की प्रॉपर्टीज इसमें होती है। जैसे इसका कुछ एग्जांपल्स है, सिलिकॉन है, ठीक है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, ठीक है, बोरॉन है, ठीक है। तो ये सारा हो गया हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसके बारे में आपको क्या बताना। कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जो मैंने नोट्स में डाल रखे हैं। जैसे मेटल्स होता है हार्ड, यहाँ मैं एक्सेप्शनल केसेस लिख रही हूँ, मैंने नोट्स में भी डाल रखा है और ये जो भी है ये ऑब्जेक्टिव्स के लिए आपका रहेगा। मेटल्स होता है हार्ड बट देयर आर टू मेटल्स विच आर सॉफ्ट एंड विच कैन बी कट इजिली बाई नाइफ। दो ऐसे मेटल होते हैं जो आसानी से जिसे चाकू से काटा जा सकता है और वो सॉफ्ट मेटल कौन है भाई? तो सॉफ्ट मेटल है हमारा सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम एंड पोटेशियम ये दोनों काफी सॉफ्ट मेटल होते हैं, इसे आसानी से काटा जा सकता है चाकू से। अब हार्डनेस की बात आई है तो यहाँ मैंने क्या कहा कि मेटल्स हार्ड होते हैं बट नॉन मेटल्स विथ रिस्पेक्ट टू मेटल्स वो सॉफ्ट होते हैं। बट जब डायमंड की बात की करेंगे हम लोग, डायमंड कार्बन का एक एलोट्रॉप्स है, इसके बारे में आप लोगों को 10th में पढ़ना है। तो जब हम लोग डायमंड की बात करेंगे तो डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द नेचर। अब सोचिए ये है नॉन मेटल बट ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है, इसलिए इसे एक्सेप्शनल केसेस में रखा गया है। लिक्विड मेटल, हमारा लिक्विड मेटल जनरली तो ये सॉलिड के फॉर्म में रहता है, लेकिन लिक्विड के फॉर्म में हमारा कौन है? मर्क्यूरी एंड गैलियम भी हमारा लिक्विड मेटल होता है बट जनरली मर्क्यूरी, जो कि आप लोग देख चुके हैं, ठीक है। एंड लिक्विड नॉन मेटल हमारा है ब्रोमीन, ठीक है। और भी कुछ है
जैसे कि आयोडीन। आयोडीन नॉन मेटल है बट इसमें अपनी चमक होती है, यानी कि ये लस्टरस होता है, इसमें अपनी चमक होती है, जबकि किसी भी नॉन मेटल में चमक नहीं होती है। साथ में मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ये आप लोगों ने पढ़ा है। इट मीन्स एक मेटल का वायर ले लीजिए, उसे प्लग के अंदर डालिए और उसे के दूसरे एंड को पकड़ के स्विच ऑन कर दीजिए। आज आप लोग ये करके देखिएगा, ठीक है? ऐसा कभी भी नहीं कीजिएगा, ठीक है? ये आप जान लीजिए, करंट आपको लग जाएगा, ठीक है? और कुछ भी हो सकता है। यानी कि कंडक्टर, उसके एक एंड से दूसरे एंड तक करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकता है, किसके? मेटल से, बट नॉन मेटल से नहीं हो सकता है। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट एक्सेप्ट व्हाट? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट ये कार्बन का बना हुआ होता है, और ग्रेफाइट हम लोग सबको देखते हैं। हम लोग जो पेंसिल यूज करते हैं अपने स्टेशनरी आइटम में, वो ग्रेफाइट का बना हुआ रहता है, एंड इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है? तो इस तरह से हम लोगों ने जाना एलिमेंट्स, और जो कि 3 तरह के हैं, मेटल्स, नॉन मेटल एंड मेटालॉइड, इनका ये बेसिक कॉन्सेप्ट। इससे डिटेल क्वेश्चंस आपके 9th क्लास में नहीं आने वाला है, ठीक है? आज के इस वीडियो में इतना ही, और इसी चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक के साथ मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।